तो प्रीवियस क्लास में हमने यूनिवर्सिटी विट्स के जो 5 मेजर मेंबर्स थे उन पे डिस्कशन कर लिए थे हम लोग। इन टुडेज क्लास वी विल ट्राई टू डिस्कस थॉमस किड एंड क्रिस्टोफर मार्लो। तो इन दो राइटर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये एक कमेंट है पहले इंट्रोडक्शन के लिए फ्रॉम पैट रॉजर्स अबाउट किड एंड मार्लोज कैरेक्टर, कि इनके ड्रामा में जो कैरेक्टर्स होते थे, जैसे दे बोथ आर ड्रामेटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेट ड्रामेटिस्ट इन एलिजाबेथन एज, थॉमस किड भी और क्रिस्टोफर मार्लो भी। बोथ वेयर रूममेट्स एज वेल। किड के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि इट इज नॉट श्योर डेट वेदर किड वेंट टू यूनिवर्सिटी और नॉट। सो इन दोनों के जो ड्रामास थे उनके कैरेक्टर्स के बारे में पैट रॉजर्स का जो कमेंट है, पैट रॉजर्स इज अ वेरी फेमस ब्रिटिश हिस्टोरियन ऑफ लिटरेचर। तो kids character are trapped because everything has been mapped out for them। एंड मार्लोज के कैरेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि मार्लोज कैरेक्टर आर ट्रैप्ड बिकॉज दे कैन नॉट डिस्कवर ए मैप। इट मीन्स कि दोनों के कैरेक्टर्स एक जैसे ही हैं, पर उनके ट्रैप्ड होने की जो वजह है वो अलग अलग है। जैसे क्रिस्टोफर मार्लो का हम डॉक्टर फॉस्टस देखते हैं तो वो जिस तरीके से बंधा हुआ है, बिकॉज दे कैन नॉट डिस्कवर अ मैप, वो सेल्फ डिस्कवरी की वजह से बंधा हुआ है। और किड के जो कैरेक्टर हैं, थॉमस किड के, दे आर ट्रैप्ड बिकॉज एवरीथिंग हैज बिन मैप्ड आउट फॉर देम। सो ऑफन मेंशन टुगेदर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। इन दोनों को अक्सर साथ में ही हम लोग पढ़ते हैं। थॉमस किड का जो टाइम पीरियड है 1557 टू 1595, एज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स he also not lived for a greater dimension of time. He was a son of London scrivener, no university education. Most of his work has been lost. The Spanish tragedy is the most popular, has been asked several times in your examination as well. तो ये स्पेनिश ट्रेजेडी बिल्कुल याद रखिएगा, थॉमस किड के है। और इट इज मोस्ट पॉपुलर, एटलीस्ट 10 एडिशन बिफोर 1634। तो लगभग 10 एडिशन 1634 से पहले जो है वो आ चुके थे इसमें। Apart from that, the greatest example of the Elizabethan and Jacobean revenge tradition seems to have greatly influenced Shakespeare। तो भले ही हमने आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि लाइली इज कंसीडर्ड टू बी द मास्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर, बट किड एंड क्रिस्टोफर मार्लो हैड आल्सो इन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर, हालांकि सारे यूनिवर्सिटी विट्स का थोड़ा ना थोड़ा प्रभाव था, बट जो 2-3 नाम जिनका सबसे ज्यादा आप कहोगे तो उसमें लाइली आएंगे, क्योंकि कॉमेडीज की वजह से। थॉमस किड आएंगे, किस वजह से ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो लाइली कॉमेडी की वजह से, क्योंकि लाइली वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स हु रोट कॉमेडीज। ये आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। किड के बारे में ये है कि ये रिवेंज ट्रेजेडी के लिए जाने जाते थे। रिवेंज ट्रेजेडी जैसे स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो रिवेंज ट्रेजेडी ही है। बदले वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जो मेजर कैरेक्टर होगा उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा एंड देन ही विल टेक रिवेंज। तो किड के बहुत सारे वर्क लॉस्ट हो गए, और जो सबसे पॉपुलर वर्क जो आपको याद रखना है विच इज द स्पेनिश ट्रेजेडी, और 1634 से पहले ही 10 एडिशन उसके आ गए थे। इट मीन्स इट वॉज वेरी 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 पॉपुलर। एंड किड हैज इन्फ्लुएंस्ड विलियम शेक्सपियर एज वेल। हालांकि क्रिस्टोफर मार्लो का भी इन्फ्लुएंस रहा है, किड का इन्फ्लुएंस रिवेंज ट्रेजेडी के सेंस में। लाइली का इन्फ्लुएंस आपको याद रखना है कॉमेडी की वजह से, और फिर क्रिस्टोफर मार्लो का तो इन्फ्लुएंस है ही। सो किड के बारे में ये चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट, just a minute. Okay. So numerous twists and turns of plots, 8 deaths, racy verse, इमोशनल स्पीचेस, ये आपको थॉमस किड के वर्क में मिलेंगे। स्पेक्टिकल्स में मतलब जो इस स्टेज पे दिखाया जाता था इनके वर्क्स में, या जो ड्रामा थॉमस किड ने लिखा है उसमें, पब्लिक हैंगिंग, अ ल्यूनेटिक, द बाइटिंग आउट ऑफ ए मैन्स टंग, अ प्ले विद इन अ प्ले, ये जो स्पेक्टिकल्स लिखा हुआ है मतलब ऐसे सीन्स स्टेज पे दिखाए जाते थे। जैसे पब्लिक हैंगिंग वाला जो सीन है, या फिर किसी की जीभ काट ली गई, तो ऐसे थोड़े से जो जिसको आप कह सकते हो ट्विस्ट एंड टर्न वाले जो जो सीन्स हैं वो दिखाए जाते थे। एक्सीलेंट स्टेज क्राफ्ट, प्रमोद नायर इनके बारे में कमेंट करते हैं। केप्ट द ऑडियंस ग्लूड टू देयर सीट्स, इफ यू ब्लिंक यू मिस्ड अ मर्डर।
सो दिस इज द कमेंट ऑफ प्रमोद नायर। प्रमोद नायर भी ब्रिटिश हिस्ट्री के एक फेमस राइटर हैं। तो इनके बारे में, किसके बारे में इन्होंने कहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो थॉमस किड का जो ड्रामा है वो इतना ज्यादा सस्पेंस से भरा हुआ कि अगर आपने एक बार आंख ब्लिंक की तो हो सकता है आपसे कोई मर्डर मिस हो जाए। तो इनमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न, सस्पेंस वाली जो चीजें, स्पेनिश ट्रेजेडी तो है ही, इसके अलावा इनका एक वर्क है अर हैमलेट विच इज अ डैनिश ट्रेजेडी। और ऐसा माना जा सकता है कि इट इज एन इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट। तो शेक्सपियर ने जो हैमलेट लिखा है उसका इस वर्क का इन्फ्लुएंस उस वर्क पे दिखता है। हालांकि अर हैमलेट को लेकर के ऑथरशिप इज डिस्प्यूटेड वेदर थॉमस किड हैज रिटन इट और नॉट, but still most of the historian believes that Ur Helmet is written, which is a Danish tragedy written by Thomas Kidd. Involved in subversive political activities with Christopher Marlowe, a friend and sometime roommate, imprisoned and tortured also। चूंकि क्रिस्टोफर मार्लो का भी अगर आप लाइफ स्टाइल देखिएगा तो बहुत ही बोहेमियन टाइप का रहा है, और रूममेट तो थे ही, और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में क्रिस्टोफर मार्लो इंडल्ज रहते थे, तो थॉमस किड भी इंडल्ज रहते थे। उसकी वजह से इनको भी बहुत कुछ का सामना, जेल जाना पड़ा, टॉर्चर सहे, और फर्दर पनिशमेंट बिकॉज ऑफ मार्लोज अर्ली डेथ, डाइड एट द एज ऑफ 36। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर, सो ही ऑल्सो डाइड अर्ली एट द जस्ट एट द एज ऑफ 36। हाउएवर क्रिस्टोफर मार्लो तो और पहले मर गए थे। तो उनके मरने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें इनको सफ़र करनी पड़ी थी थॉमस किड को, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। Now, the most important writer from University Wits, which is or who is Christopher Marlowe, 1564 to 1593, a very short span of time, just 29 years. Or born at Canterbury, educated at Oxford, born in the same year as Shakespeare, son of a respectable tradesman, attached to the Lord Admiral Players. बोहेमियन लाइफ, बोहेमियन वर्ड रेफर्स टू, मतलब कोई फिक्स लाइफ स्टाइल नहीं होना बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जॉब वाले लोग करते हैं कि एक फिक्स टाइम पे उठ रहे हैं, एक फिक्स काम कर रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, फिर अगले दिन वही काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। जिसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी बहुत उतनी वेल अरेंज नहीं हो, कभी स्पाई का काम, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना। ही वॉज ए erudite scholar with a thorough grounding in classical learning, an interest in geography, astronomy, and philosophy. So, a well educated person, a very well educated person, not in the field of literature as well. He has an interest in geography, astronomy, philosophy. फ्लैम्बॉयंट ड्रेसिंग विथ ज्वेलरी, तो जो ड्रेस है वो थोड़ा अलग तरीके के पहना करते थे। आप गूगल करके आप लोग देखना थोड़ा सा, क्रिस्टोफर मार्लो का जो इमेज आपको दिखाएगा गूगल या दिखेगा, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह और अलग तरह का के कपड़े थोड़े वो पहना करते थे। हैड नो बेंट फॉर कॉमेडी, ये ध्यान रखना है। लाइली कॉमेडीज के लिए जाने जाते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो कॉमेडी की तरफ उनका कोई झुकाव नहीं था। एंड ही फॉर्मली बिलीव दैट ट्रेजेडी इज द सुपीरियर फॉर्म ऑफ आर्ट, एंड वन शुड राइट ट्रेजेडी if he or she is a great writer. So, a combination of inquiring mind and dissolute life charged with atheism and immorality. तो इन पे ये भी आरोप लगाया गया कि ये नास्तिक हैं, इमोरल हैं, अनैतिक भी हैं। जबकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका इंक्वायरिंग माइंड था, जो क्वेश्चन करना जानते थे, चाहे वो गॉड की सत्ता हो या कुछ भी, ही बिलीव इन क्वेश्चनिंग और इंक्वायरिंग। Killed in a drunken brawl in a tavern at the age of 29 in 1593, enabled him to avoid an impending arrest. Assassination हुआ, the death knell of the group. Only Nas continued to write till 1599. तो डेथ नेल ऑफ द ग्रुप कहने का मतलब यह है, इनके मरने के बाद शायद ही कोई यूनिवर्सिटी वेट्स में से ऐसा था जो 93 के बाद भी लिख रहा था, एक व्यक्ति को छोड़ करके। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से क्वेश्चन बन सकता है। Only Thomas Nash who was writing even after the death of Christopher Marlowe. None of the university wits, whether they are alive or not, हालांकि जो alive थे वो भी नहीं लिख रहे थे। It was only Nash who was writing even after 1593. So, with the death of Christopher Marlowe, it was almost a death knell of the entire group of university wits. आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। नाउ वी विल टॉक अबाउट
basically the work of the famous work of क्रिस्टोफर मार्लो। राइटिंग करियर जो इनका रहा वो बहुत कम समय, सिर्फ 5 साल का। इनके राइटिंग कंपेनियन थॉमस नैस और ग्रीन भी थे, थॉमस किड तो थे ही। शेयर्ड लॉजिंग विद थॉमस किड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, की रूम शेयर किया। फ्रेंड विथ वॉल्टर रेले भी। द फर्स्ट सस्टेन्ड एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ पावर, जो वर्क इन्होंने लिखे उसमें ये 4 नाम बिल्कुल याद रखना है: टैम्बरलिन द ग्रेट, ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड एंड डॉक्टर फॉस्टस। टैम्बरलिन द ग्रेट, अगर पॉसिबल हो तो इन चारों वर्क्स की आप समरी भी देख लें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम और सेवरल टाइम्स क्वेश्चंस वे आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन कैरेक्टर से रिलेटेड, कैरेक्टर मैच कर देने के लिए, पब्लिकेशन ईयर या थोड़ी बहुत कहानी से रिलेटेड में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबका शॉर्ट समरी आप एक आध बार सुन लेंगे तो दैट वुड बी बेटर। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं यहाँ पे सबकी समरी आपको बताऊं, क्योंकि हम लोग सारे राइटर को थोड़ा थोड़ा करके उनके बारे में बेसिक डिटेल्स देखना है और हिस्ट्री समझनी है बेसिकली। सो ये जो 4 वर्क है: टैम्बरलिन द ग्रेट, जियो ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड एंड डॉक्टर फॉस्टस। Tamberlin the Great was a new kind of tragedy, the rise of Sephard to a generalship and the command of the Mongol Empire, one of the first great character in English drama। यहाँ से आपको सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान रखेगी कि टैम्बरलिन ही कैरेक्टर का नाम है और वो एक सेफर्ड था। तो किस तरीके से एक सेफर्ड जो है वो मंगोल एम्पायर में एक सेफर्ड से कैसे वो जनरलशिप में आता है और उसके कमांड पे सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो अपने तरह का काफी ग्रेट कैरेक्टर था पूरे इंग्लिश ड्रामा में। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो ये चीज आपको देखने को इसमें मिलती है। नाउ कम्स एडवर्ड सेकेंड। Edward II, dramatic tension between duty and desire, a weak-willed king deals with homosexuality, इसका जो थीम है। बहुत पॉपुलर कहानी है एडवर्ड सेकंड की। एक राजा है जो जिसके होमोसेक्सुअल संबंध हैं, उसके अपने ही एक एक कोटियर है, वन ऑफ द कोटियर, उसके साथ। और किस तरीके से उसकी वजह से जो ड्यूटी और डिजायर का जो कॉन्फ्लिक्ट है कि एक राजा की क्या ड्यूटी है और उसके डिजायर्स क्या हैं, इसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है। ड्यूटी है कि राज की देखभाल या आपने जो भी उसके किंगशिप से रिलेटेड ड्यूटीज हैं उसको फॉलो करना है, बट उसके जो पर्सनल इच्छाएं हैं उसको, और किस तरीके से इसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये पूरा ड्रामा जो है वो दिखाता है। एडवर्ड सेकेंड विच इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। सो टैम्बरलिन द ग्रेट, एडवर्ड सेकेंड, डॉक्टर फॉस्टस, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। इसमें एक मैन के अ मैन्स क्वेस्ट फॉर नॉलेज, कैरेक्टर डॉक्टर फॉस्टस ही है। मेन कैरेक्टर के नाम से ही वो लिखा हुआ है, तो कैरेक्टर फॉस्टस ही है। और उसका क्वेस्ट, क्वेस्ट मीन्स उसकी खोज है या उसकी भूख आप कह लीजिए, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। और डेमनिक पावर, किस तरीके से वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अटेंड करे और उस तरीके से फिर जो डेमनिक पावर है उसकी तरफ वो बढ़ता है। और एक ट्रैजिक हीरो है कि अपने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की वजह से, और फिर जिसको आप कह सकते हो डेमनिक पावर या जो मैजिकल पावर है, और उसकी चाह में किस तरीके से वो सोल का सौदा करता है अपना। तो इस बारे में है डॉक्टर फॉस्टस, अगेन अ वेरी फैंटास्टिक ड्रामा रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। नाउ द सक्सेस ऑफ टैम्बरलिन टर्न द लंदन स्टेज इनटू ए स्ट्रॉन्ग एंड पॉपुलर इंडस्ट्री। तो इट इज द सक्सेस, टैम्बरलिन बहुत पॉपुलर हुआ था और इसकी वजह से पूरे मतलब ड्रामा जो इंडस्ट्री थी, जो थिएटर इंडस्ट्री थी वहाँ पे इंग्लैंड में, वो बहुत पॉपुलर हुई। और मार्लो मेड फुल यूज ऑफ द पोटेंशियल ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत ज़्यादा किया। तो हम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे अब लिंग्विस्टिक के लिहाज से या लिटरेचर की जो टेक्निकल चीज़ें हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस किड को जो पढ़ना था वो इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब जो हम लोग देखेंगे वो ये पहला कि ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स के यूज़, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आते हैं। और फिर आयम्बिक पेंटामीटर वगैरह थोड़ा चीज़ें ये हम लोग समझ लेंगे। तो ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स इज अ फॉर्म दैट रिलीज ड्रामा फ्रॉम इट्स कंस्ट्रक्टिव पोएटिक कन्वेंशन। क्योंकि आपको एक चीज समझनी चाहिए, एलिजाबेथन एज में जो भी ड्रामा लिखा जा रहा था वो बेसिकली वर्स ड्रामा था एक तरीके से।
तो पोइट्री के फॉर्म में डायलॉग्स जो है वो लिखे जाते थे। और ब्लैंक वर्स जो है इट इज अ वर्स विदाउट राइम, मतलब वैसी पोइट्री जिसमें कोई राइमिंग नहीं है पर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाए। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये भी हम लोग समझेंगे। आयम्ब का मतलब है अ वीक सिलेबल फॉलोड बाई अ स्ट्रॉन्ग वन, एक कमजोर सिलेबल उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल। सिलेबल क्या होता है, सिलेबल को हिंदी में उसके लिए वर्ड चलता है वर्णाघात। मतलब ये है कि जैसे किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने में कितने बार अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कितने बार आपको जो है वो रुकना पड़ रहा है, उसको आप सिलेबल कंसीडर कर सकते हो। तो पहले एक कमजोर सिलेबल आएगा डाउनफॉल, फिर एक स्ट्रॉन्ग वन आएगा, ये ध्यान रखना है, पहले वीक देन स्ट्रॉन्ग। दैट इज वाई इट्स आयम्बिक। और पेंटामीटर मतलब ये चीज 5 बार रिपीट होगी और 5 मीटर्स में होगी। तो ब्लैंक वर्स विच इज बेसिकली अ वर्स विदाउट राइम, अगर इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है तो वर्स विदाउट राइम इन iambic pentameter, a weak syllable followed by a strong one. And we need to understand that blank verse is not the free verse. Blank verse जो है वो free verse नहीं है। तो ये चीज आपको, एक मिनट, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, सॉरी। तो ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। फिर ब्लैंक वर्स को सबसे पहले कहाँ यूज किया गया, तो इट इज गॉर्बोडक। कैन एनीवन प्लीज टेल मी गॉर्बोडक इज क्या है, पहला क्या है? गॉर्बोडक इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी एज वेल। आई होप यू ऑल रिमेंबर। यस, एंड गॉर्बोडक इज द फर्स्ट प्ले टू यूज ब्लैंक वर्स। शेक्सपियर ने भी ब्लैंक वर्स का बखूबी इस्तेमाल किया है, ठीक ठाक काफी अच्छे से इस्तेमाल किया है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या है इसको समझ लेते हैं। अ लाइन ऑफ वर्स with 5 metrical feet, each consisting of one short or unstressed syllable, followed by a long or stressed syllable. सिलेबल मैंने आपको समझाया है। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का वही कंसर्न है, वीक और स्ट्रॉन्ग वाला जो है। एक शॉर्ट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल यानी कि वो वीक हो जाएगा, और उसके बाद एक लॉन्ग, तो पहले वीक और फिर स्ट्रॉन्ग। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मीटर क्या है? रेगुलराइज्ड रिदम वेयर द एक्सेंटेड, एक्सेंट इज द वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन। सिलेबल अकर एट रेगुलर इंटरवल, और पेंटा का मतलब है 5। तो आयम्बिक पेंटामीटर बेस इज बेसिकली अ लाइन ऑफ 5 मीटर, ठीक है, विथ अ 5 मीटर कंसिस्टिंग ऑफ unstressed syllable followed by a long or stressed syllable, um, almost 5 times, or in fact 5 times actually. So this is the iambic pentameter. When is iambic pentameter used? iambic pentameter का इस्तेमाल कब किया जाएगा? आमतौर पे जब कोई पैशनेट फील कर रहा है, इंट्रोस्पेक्टिव फील कर रहा है, मोमेंटस फीलिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब हैमलेट, जैसे विलियम शेक्सपियर में हैमलेट जब इज पॉन्डरिंग अबाउट हिज एग्जिस्टेंस, टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन वाला, जो वो भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही है। रोमियो प्रोफेसिंग हिज लव, ऑर्सिनो मेलानकलिक रेंट्स, तो ये सब जो कैरेक्टर हैं, जैसे रोमियो एंड जूलियट में रोमियो जब अपने मतलब कन्फेस कर रहा है, और सॉरी प्रोफेस कर रहा है, एक्चुअली कन्फेशन इज डिफरेंट। तो प्रपोजल बेसिकली जब प्रोफेसिंग हिज लव, हैमलेट पॉन्डरिंग हिज एग्जिस्टेंस, वो अपने एग्जिस्टेंस का सवाल जो कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल? उस समय ऐसी चीज़ें, जैसे आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि सामने जो है वो लिखा हुआ है और चीज़ें रिकॉर्ड होती है, स्टेज पे परफॉर्म करना होता था। तो जो एक्टर्स थे उनको डायलॉग्स जो है वो मेमोराइज करने पड़ते थे, याद करने पड़ते थे। तो इट इट बिकम्स इजी फॉर द एक्टर टू मेमोराइज दोज डायलॉग्स व्हेन इट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, क्योंकि एक स्पेसिफिक फ्लो है, एक रिदम है, इजी फॉर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड एज वेल, एंड नेचुरली शूटेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज, हार्ट बीट के फ्लो की तरह, टाडम टाडम टाडम, इस तरीके से। टा जो है वो वीक सिलेबल है, डम जो है वो स्ट्रॉन्ग सिलेबल, तो टाडम टाडम टाडम, ये 5 बार जो है यही आयम्बिक पेंटामीटर है। और
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। तो अगर ये जो लाइन है विच इज, किसकी लाइन लिखी हुई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, या अभी आप लोग भी आंसर कर सकते हो। वेरी फेमस लाइन, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। इसमें आप देखेंगे इफ जो है वो अनस्ट्रेस सिलेबल है, चूंकि हम लोग प्रॉपर ब्रिटिश तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते हैं चीज़ों को, इसलिए भी इन चीज़ों को समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लो। इफ म्यूजिक, म्यूजिक में भी जो लाइन लिखी हुई है, जैसे ये जो सिंगल लाइन दिया है वो स्ट्रेस्ड है, और ये जो वी की तरह मैंने लिखा है वो अनस्ट्रेस्ड है। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। तो म्यू जो है वो स्ट्रेस्ड है, बी स्ट्रेस्ड है, फूड स्ट्रेस्ड है, लव स्ट्रेस्ड है, ऑन जो है वो भी स्ट्रेस्ड है। या एग्जैक्टली नेहा, यू आर राइट, दीज लाइन्स आर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, वेरी पॉपुलर लाइन्स। तो ये एग्जाम्पल है, और वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही है। सम स्पेकुलेशन और ऑब्जर्वेशन अबाउट यूनिवर्सिटी विट्स, कुछ चीज़ें कलेक्टिवली हम लोगों को एज अ कंक्लूजन समझ लेना चाहिए। हमने दो चीज़ें यूनिवर्सिटी विट्स को पढ़ने के साथ साथ समझी, वो था आयम्बिक पेंटामीटर, और एक जिसको हम कहते हैं, मतलब फ्री ब्लैंक वर्स क्या होता है। ब्लैंक वर्स में हमने देखा कि गॉर्बोटक में पहली बार यूज़ किया गया, और आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये समझने की कोशिश की। सो हियर आर सम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन या स्पेकुलेशन कह सकते हो इनके बारे में। द अर्ली डेथ ऑफ ग्रीन, मार्लो एंड किड, ये ध्यान रखना है। ये रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस, ये क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, ये सब लोग 1590s में इनकी डेथ हो गई थी। डाइड वेरी यंग इन द मिडिल ऑफ प्रॉमिसिंग करियर, जब वो बहुत अच्छा कर रहे थे। Their reputation and talent dispute biographical inaccuracy. Were they front for court writers, real or proxies? Left the playwriting field free for Shakespeare to occupy. तो किस तरीके से, मतलब लगभग इनके बाद, मतलब पूरा जो प्ले राइटिंग का फील्ड है वो शेक्सपियर के लिए छोड़ दिया। अब एक नया राइटर जो इमर्ज कर रहा था वो विलियम शेक्सपियर, और किस तरीके से जो चीज़ें इन लोगों ने एस्टैब्लिश करी। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि टैम्बरलिन, हम लोगों ने पढ़ा कि टैम्बरलिन जो है उसके परफॉर्मेंस के बाद एलिजाबेथन थिएटर जो है वो किस तरीके से एस्टैब्लिश होता है, और उसके परफॉर्मेंस से बहुत प्रॉफिट हुआ थिएटर्स को। एंड नो अदर एक्टर ड्रामेटिस्ट ऑफ नोट बिसाइड शेक्सपियर, आगे चल करके इनके अलावा कोई नहीं था। लाइलीज कॉमेडी, मार्लो एंड किड्स ट्रेजेडी, मेजर इन्फ्लुएंस ऑन शेक्सपियर, ये भी हमने डिस्कस किया कि अगर भले ही ये 7 मेंबर्स हैं यूनिवर्सिटी विट्स में, बट अगर किन्हीं 3 का नाम लेना हो तो उसमें लाइली, मार्लो और किड्स, थॉमस केट, ये दोनों, ये तीनों आएंगे। लाइली की कॉमेडी, क्रिस्टोफर मार्लो और थॉमस केट की ट्रेजेडी, इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा विलियम शेक्सपियर पे। एंड शेक्सपियर वॉज पॉन्डरिंग ओवर एंड आर्ग्यूइंग विद देयर वर्क थ्रू आउट हिज करियर। तो काफ़ी अच्छा लिखा उन्होंने, और उसमें शेक्सपियर के करियर में यूनिवर्सिटी विट्स का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से। सो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। विलियम शेक्सपियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, बिकॉज इफ़ वी स्टार्टेड टुडे बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन पे ही चीज़ें रह जाएंगे। तो अगली क्लास में हम लोग विलियम शेक्सपियर पे काफ़ी डिटेल में बातचीत करेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।